नमस्कार, वेलकम टू न्यू लाइन क्लासेज। तो हमने पार्ट 2 में लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग एक एनिस जंग के द्वारा लिखी गई एक शानदार कहानी जो दर्शाती है चाइल्डहुड के बारे में, किस प्रकार से बच्चों के ऊपर उनकी छोटी अवस्था में अत्याचार होते हैं, उन सब को दर्शाया है इस कहानी में। और आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ रहे थे साहिब ए आलम की स्टोरी। साहिब ए आलम एक है स्कूली यानी स्कूल जाने की उम्र का एक लड़का है जो दिल्ली के स्लम एरिया में रहता है, जहाँ पे उनके जैसे बहुत सारे लड़के हैं, उनको स्कूल से उनकी जो बेसिक राइट्स है उनसे वंचित कर दिया जाता है। और उनका जो कार्य है वो रैग पिकिंग का, यानी पूरे दिन वो कचरा बीनते हैं, उनको ही अपनी आजीविका मानते हैं, पूरे दिन ही वही काम करते हैं और उसमें खुश है। और जो दिल्ली का जो स्लम इलाका है सीमापुरी, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, लोगों को केवल उनके राशन कार्ड के आधार पर वो केवल वहाँ राशन लेने के लिए बैठे हैं, बाकी उनके पास न तो कोई आइडेंटिटी है न ही कोई दूसरी परमानेंट नागरिकता है। तो इन सब को बारे में अब एनिस जंग ने बहुत शानदार वर्णन किया है। तो आगे इनमें देखते हैं कि भाई साहिब ए आलम के साथ आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी साहिब ए आलम अब कह रहे हैं कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, यानी कभी कभी मुझे उस कचरे में, उस कचरे के ढेर में, उस गार्बेज में मुझे कभी कभी 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मुझे उस गार्बेज में, उस कचरे में प्राप्त हो जाता है। साहिब कहता है यानी कि जो 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का जो सिक्का है या जो 10 रुपए का नोट है, उनमें ही यानी पूरे दिन कचरे को वो ढूंढते रहते हैं और उनमें वो सिक्के की प्राप्ति होती है। तो ऐसे मानो जैसे वो 1 रुपया नहीं होकर एक क्या है, गोल्ड है, सोना, या उनके लिए बहुत है बड़ी चीज होती है, उनको ऐसे मानते हैं। His eyes lighting up, और जैसे ही उसने कहा कि मुझे 1 रुपये का सिक्का मिला या 10 रुपये का नोट मिला, तो उनकी जो आंखें वो चमक गई। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrolling, for there is hope of finding more। यानी जब कभी भी उनको एक सिल्वर का यानी एक वो सिक्का मिल जाता है, कॉइन मिल जाता है, किसमें, ए हीप ऑफ गार्बेज यानी उस कचरे के ढेर में। हीप ऑफ यानी ढेर, गार्बेज यानी कचरा, यानी जब कभी भी उनको गार्बेज के उस हीप में, उस ढेर में, कचरे के उस ढेर में कभी सिक्का मिल जाता है, कॉइन मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप, आप रुकते नहीं हो। स्क्राउनिंग यानी और सर्च करना, ढूंढना, यानी आप जब कभी भी आपको उसमें अगर 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट मिल जाता है, तो आप उससे ज्यादा प्रेरित होके वापस वो काम ज्यादा करते हो, उसमें और ज्यादा तलाश करते हो, ताकि ऐसा लगे कि सिक्का वापस और भी मिल सकता है। इसी आस में आप वो काम करना छोड़ते नहीं हो, यानी स्टॉप नहीं होते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी और ज्यादा प्राप्त करने की जो इच्छा है, होप है, आशा है, उसमें आप वापस उसको ढूंढते रहते हो। इट सिम्स, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी जो गार्बेज कचरे का जो काम है वो बच्चों के लिए तो अलग तरह का है, और उनके जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो अलग वे में कचरे का कार्य करते हैं। यानी दोनों का उद्देश्य कचरा बीनने का अलग अलग है, यानी मीनिंग दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी उसके माता पिता, पेरेंट्स का और बच्चों का। क्यों? फॉर द चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, यानी बच्चों के लिए तो ये एक आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि जब भी वो उस गार्बेज को इकट्ठा करते हैं तो उनको ये आशा होती है इसमें 1 रुपये का सिक्का मिलेगा, 5 रुपये का सिक्का मिलेगा, जिनसे वो कुछ न कुछ चीज खरीदेंगे या कोई नई चीज प्राप्त होने वाली है, यानी उनको ये आशा होती है आज उस कचरे में कुछ कोई नई बढ़िया शानदार चीज प्राप्त होगी। तो उनके लिए तो ये एक वंडर की बात है, आश्चर्य की बात होती है। बट फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल,
यानी जो बड़े लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो कचरा है, गार्बेज है, वो क्या है, सर्वाइवल है, यानी उनकी आजीविका है। यानी उनको तो जैसे 10 रुपए की प्राप्त हुआ तो ऐसे लगा कि भाई आज अपनी आजीविका, अपन उसे पेट भरेंगे। जबकि बच्चों को तो कोई नई चीज प्राप्त होने की जो आशा होती है, इनके आधार पे वो काम करते हैं। यानी दोनों का मीनिंग है वो डिफरेंट है कचरा बीनने के लिए। One winter morning, I saw Saib standing by the fence gate of the neighborhood club. यानी एक दिन जब सर्दी की मॉर्निंग थी, सर्दी का सुबह, आई सी साहेब यानी मैंने साहेब को देखा स्टैंडिंग यानी खड़े, कहाँ पे, द फेंस्ड गेट। फेंस्ड यानी होता है जो दीवार होती, दीवार के बाहर की जो बाउंड्री होती है उसके पास खड़ा देखा। कहाँ पे, नेबरहुड यानी पास के एक क्लब में, यानी एक पास में एक क्लब था, उसकी बाउंड्री, उनके फेंस्ड गेट के पास में मैंने साहिब को खड़े देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, यानी दो लोग खड़े थे, उनको देख रहा था, और जिनकी व्हाइट ड्रेस पहन के रखी थी, प्लेइंग टेनिस, यानी वो टेनिस खेल रहे थे। यानी एक दिन मैंने साहिब को देखा उस क्लब के फेंसिंग के बाहर खड़े हुए, और वो जो दो लोगों को देख रहा था जो व्हाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। यानी वो टेनिस खेलते हुए दो लोगों को उस क्लब के बाहर, फेंसिंग के बाहर खड़ा, उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे भी गेम पसंद है, मुझे भी टेनिस पसंद है। ही हम्स, यानी उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि भाई उस राइटर को कहा कि मुझे भी क्या पसंद है, आई लाइक द गेम, मुझे भी टेनिस खेलना पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी वो लगातार ध्यानपूर्वक उस फेंस के पास में खड़ा हुआ, उस गेट के बाहर उस मैच को देख रहा है, टेनिस के मैच, यानी वो दो लोग खेल रहे हैं और उस जो टेनिस का जो मैच चल रहा है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक वो देख रहा है साहिब। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, उसने ये स्वीकार किया कि जब कभी भी उसके मैदान में, अगर कोई ग्राउंड में अंदर कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ, यानी चारों ओर कोई भी व्यक्ति अगर नहीं होता है तो मैं उस गेट के अंदर भी जाता हूँ। आई गो इनसाइड, में अंदर जाता हूँ, व्हेन यानी जब, नो वन इज अराउंड यानी जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है यानी उस जो बॉडीगार्ड है, जो सुरक्षा में लगा हुआ गार्ड है, वो मुझे परमिट्स देता है, अनुमति देता है, किसकी, द स्विंग की। यानी कभी कभी जो गेट कीपर है वो मुझे उस स्विंग यानी जो झूले हैं उनमें झूलने की भी अनुमति देता है। गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। Saeb too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored, यानी उस दिन जो साहेब है उन्होंने वियरिंग यानी पहन रखे थे टेनिस शूज, यानी जो टेनिस के जूते होते हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, यानी जो उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहे थे, अजीब दिख रहे थे। यानी एक दिन साहेब है उन्होंने टेनिस के जूते पहन रखे थे जो उसके ऊपर क्या लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे। स्ट्रेंज यानी अजीब लग रहे थे, क्यों, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शूज, यानी जो उसके जो शर्ट है और शूज है वो डिस्कलर्ड यानी पुराने, या मतलब उनका जो कलर है वो क्या था, पुराना, फटे पुराने कपड़े थे, उसके ऊपर उन्होंने जो शूज पहन के रखे थे टेनिस के, जो उनके लिए क्या दिख रहे थे, एक स्ट्रेंज लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। someone gave them to me, यानी किसी ने, someone gave to them यानी किसी ने मुझे दिए हैं। he says in the manner of an explanation, यानी उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि ये जो शूज है, पेयर ऑफ शूज है, वो मुझे किसी ने दिए हैं। the fact that they are discarded shoes of some rich boy, यानी ये मतलब अब राइटर है वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा लगता है कि ये डिस्कार्डेड शूज ऑफ समवन रिच बॉय, डिस्कार्डेड यानी रिजेक्ट कर दिए होंगे किसी ने, किसने, कोई रिच बॉय ने, यानी कोई अमीर लड़का होगा जिसने इस शूज को रिजेक्ट कर दिया होगा, अलग कर दिया होगा, तब जाके उन्होंने किसको दे दिए, साहिब को। Who perhaps, जो शायद
रिफ्यूज्ड टू वियर देम, यानी जो उस लड़के ने शायद रिफ्यूज कर दिया होगा, मना कर दिया होगा पहनने के लिए। क्यों? ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक जो शूज है उसमें क्या हो रखा था, छेद हो रखा था, होल हो रखा था। इसलिए हो सकता है किसी रिच बॉय ने, किसी अमीर लड़के ने उस जूतों को पहनने से मना कर दिया और किसको दे दिया, साहिब को उन्होंने गिफ्ट कर दिए। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। बॉदर यानी परेशानी, यानी किसके लिए, साहिब के लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं थी कि उसमें एक होल है वो पहनेगा नहीं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, यानी उनके लिए जो कैसे चलते हैं, बेयरफुट चलते हैं यानी नंगे पैर चलते हैं, उन व्यक्तियों के लिए तो इवन शूज विथ ए होल, यानी यहाँ तक कि ऐसा शूज जो जिसमें एक होल भी हो रखा है, वो भी क्या है, इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी ऐसा है जैसे कोई सपना वो सच हुआ है। यानी जो व्यक्ति नंगे पैर चलते रहते हैं उनके लिए अगर एक होल किया हुआ जूता भी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि कोई ड्रीम है वो ट्रू हुआ, यानी सत्य हुआ, सपना है वो वास्तव में सच होने जैसा है। यानी उनको एक होल से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो नंगे पैर चलते हैं, बेयरफुट चलते हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग, यानी लेकिन जो गेम, जो टेनिस का जो खेल है जो उनको देख रहा था, सो इंटेंटली, यानी इतना ध्यान पूर्वक, इतना दृढ़ निश्चय से उस जो गेम को देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, जो उनकी पहुंच से बाहर है। यानी राइटर अब कह रहे हैं जो जिस गेम को, ये टेनिस को ध्यान पूर्वक देख रहा था वो उनकी पहुंच से बाहर है, यानी वो उस गेम को नहीं खेल सकता क्योंकि उनके पास गेम खेलने के लिए कोई भी संसाधन है नहीं है। तो डिस्कार्डेड यानी अलग करना, बॉदर यानी परेशान होना, इंटेंटली यानी ध्यानपूर्वक या दृढ़ता से। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बॉथ, यानी एक दूसरे दिन कभी सुबह साहेब है वो मॉर्निंग को कहां पे जा रहा था, एक मिल्क बूथ पे जा रहा था, यानी दूध लाने के लिए उस मिल्क बूथ पे जा रहा था। इन इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, और उसके हाथों में एक स्टील की कनिस्टर थी, यानी स्टील की एक केतली थी जो दूध लेने के लिए बूथ पे जा रहा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेड पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब जो राइटर को साहब कह रहा है आई नाउ यानी मैं अब, वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल के ऊपर काम करता हूँ, एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। डाउन द रोड यानी जो रोड के उस पार है, उस चाय की दुकान के ऊपर कार्य करता हूँ। ही सेड उन्होंने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस यानी दूर हाथों से इशारा करते हुए उन्होंने कहा मैं उस चाय की दुकान पे टी स्टॉल पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज, और मुझे उनके लिए 800 रुपए मिलते हैं, 800 रुपीज मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और तीनों समय का यानी पूरे समय का भोजन मिलता है, सुबह शाम और दोपहर को मील्स इन भोजन भी मिलता है। फिर राइटर कहता है डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें वो जॉब पसंद है। आई आस्क यानी मैंने पूछा, यानी क्या तुम्हें ये चाय की जॉब पसंद है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें ये चाय की जॉब पसंद है, यानी मैंने साहिब को पूछा। हिज फेस उनका चेहरा, आई सी यानी मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी राइटर कह रहे हैं उसका जो चेहरा था, यानी जो पहले केयर फ्री रहता था यानी टेंशन मुक्त घूमते रहते थे, वो चेहरा अब उसकी जो केयर फ्री थी यानी उनके जो मन में, यानी उसके जो चेहरे के ऊपर एक चमक थी वो क्या हो गई थी, लॉस्ट यानी गायब हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि वो पहले अपने मन के मालिक थे, इधर उधर घूमते रहते थे, कचरा बीनते थे, लेकिन वास्तव में सेटिस्फाइड थे। अब वो दूसरों के लिए काम करता है, इसके लिए जो उनके केयर फ्री लुक है वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। यानी ये किसी चाय के स्टॉल पे काम करते हैं, स्टील कैनिस्टर ये है। द स्टील कनिस्टर यानी जो स्टील की केतली है,
seems heavier than the plastic bag, यानी जो स्टील का कनस्तर है वो ज्यादा हैवी लगती है, ज्यादा भारी लगती है, किसकी तुलना में? उस प्लास्टिक के बैग की तुलना में। He would carry so lightly over his shoulder, यानी जिसको वो एकदम बिल्कुल है लाइटली अपने कंधों के ऊपर लेके चलता था। यानी जो प्लास्टिक का बैग था, या वास्तविक रूप से कोई भारी हल्का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयरनी है, यानी राइटर ने व्यंग्य किया है कि भाई ये जो चाय की केतली है उससे तो उनको जो बैग था प्लास्टिक का जो उनके कंधों के ऊपर लेके चलता था वो क्या लगता था? हल्का लगता था, यानी क्या लगता था? लाइटली लगता था। द बैग वाज हिज, यानी जो बैग था, जो प्लास्टिक का बैग था वो उस खुद का था, अपना था, स्वयं का था। बट द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, यानी जो कनिस्टर है, केतली है, वो उस व्यक्ति की है, किसकी? Who owns the tea shop, जो चाय की दुकान का मालिक है उसकी है, जबकि जो बैग था प्लास्टिक का वो किसका था? उसका खुद का था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, यानी साहेब है वो अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, यानी अब वो दूसरों के लिए काम करता है, उसकी खुद की फ्रीडम नहीं है। तो ये था अपने चैप्टर का पार्ट 1, स्टोरी ऑफ साहेब, साहेब की कहानी, जिसमें राइटर ने बहुत शानदार तरीके से बताया है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से दिल्ली का जो सीमापुरी स्लम बस्ती है, उसी प्रकार बहुत सारे स्थान है भारत में जहाँ पे बच्चों से ऐसे कार्य करवाया जाता है। इन काम में बच्चे ऐसे लगे रहते हैं जैसे उनको बचपन आया ही नहीं हो, यानी वो बचपन भूल जाते हैं और कार्य में लगे रहते हैं। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर, यानी 14 वर्ष से जो कम के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे जो कार्य करवाया जाता है वो इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है। इनके ऊपर उन्होंने शानदार एक स्टोरी लिखी है। तो इस चैप्टर की ओवरव्यू देख लेते हैं, इस पार्ट 1 का क्या क्या हमने पढ़ा, ताकि पार्ट 2 पढ़े तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक बार इनका ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का, यानी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ बसंत स्टोरी है किसकी? स्टोलन चाइल्डहुड, यानी बच्चों के बचपन की कहानी है। और स्टोरी है, अब पहला पार्ट में हमने साहिब की स्टोरी पढ़ी, क्या है देखो। इस पार्ट 1 में टाइटल क्या है, यानी शुरुआत में हमने एक टाइटल पढ़ा था, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है उस गार्बेज में। एंड इट फोकस, ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है? लाइफ ऑफ साहिब ए आलम, यानी साहिब ए आलम की कहानी अपने को यहाँ पे फोकस की है कि भाई साहिब ए आलम कहता है कि कभी कभी उस गार्बेज में मुझे एक सिक्का प्राप्त हो जाता है। फिर बैकग्राउंड, यानी इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है? साहिब ए आलम एक पुअर बॉय है जो माइग्रेंट है, यानी प्रवास, दूसरे देश से, अगर हम दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं या एक देश से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उनको कहते हैं माइग्रेट। तो वो माइग्रेट होके आया कहाँ से? बांग्लादेश से इंडिया आया, यानी एक ऐसा लड़का जो बहुत ही गरीब है, पुअर बॉय है, हु माइग्रेट है बांग्लादेश टू इंडिया, यानी वो बांग्लादेश से भारत में आया है। His family left their home, उसकी जो फैमिली है उन्होंने वहां से अपना घर है, जो हरे भरे खेत थे, उनको क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया, त्याग दिया। क्यों? ड्यू टू स्टॉर्म्स, यानी जो तूफान आया था, फ्लड्स यानी बाढ़ आई थी, नाउ लाइव्स इन सीमापुरी दिल्ली, यानी उस बाढ़ के कारण, उस तूफान के कारण उन्होंने अपना जो देश था, अपने जो खेत थे छोड़ के नई स्थान है सीमापुरी दिल्ली में आ गए हैं। तो अब वहां पे उनका काम है रेग पिकर का, यानी कचरा बीनने का काम है। तो इसमें रेग पिकर की लाइफ कैसे है वो अपन पढ़ेंगे, लाइफ एज ए रेग पिकर। तो साहेब कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम लिविंग, यानी साहेब है वो गार्बेज, कचरा इकट्ठा करता है, किसके लिए? अपनी जीविका चलाने के लिए। फॉर हिम एंड अदर रेग पिकर्स, उनके लिए और उनके जैसे जितने भी रेग पिकर्स है, कचरा बीनने वाले हैं। गार्बेज इज लाइक गोल्ड, गार्बेज उनके लिए किन के समान है? गोल्ड के समान है। बिकॉज, क्योंकि इट समटाइम्स कंटेन मनी और यूजफुल आइटम्स, यानी क्योंकि उस कचरे में, उस गार्बेज में, हीप ऑफ गार्बेज, यानी उस ढेर में क्या मिल जाता है उनको?
कभी कभी पैसा और यूजफुल कोई आइटम भी उनमें प्राप्त हो जाता है। तो इस चक्कर में, उस रेग पिकिंग के चक्कर में उनकी जो चाइल्डहुड है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वो पढ़ेंगे यानी लॉस्ट चाइल्डहुड। कैसे? साहेब डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। बट राइटर जब उनको पूछता है आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो कहता है कि भी पास में कोई स्कूल है नहीं, अगर स्कूल बनेगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। बट जैसे ही राइटर कहता है अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम क्या जाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ आप अगर स्कूल बना दो तो मैं जाऊंगा। फिर 2-4 दिन बाद में जैसे ही राइटर उनको दिखती है तो दौड़ के जाता है, उनसे पूछता है कि भाई आपने स्कूल क्यों बनाई, आपकी स्कूल क्या बन के तैयार होगी। तो ये उनके प्रति जो इनकी जो डिजायर है, जो इच्छा है, ये दर्शाती है कि भाई ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए तो लालायित है, उनके मन में है कि भाई हम पढ़े, बट उनको ये माहौल नहीं मिलता है। उनको जो सर्कमस्टांसेस ऐसी बन जाती है, उनको वहां कोई स्कूल या कोई आसपास में सुविधा नहीं मिलती, जिनके कारण उनका बचपन है ऐसे कार्य में लगा रहता है। तो उसका बचपन कैसे? व्हेन आस्क्ड अबाउट स्कूल, यानी जब राइटर ने उनसे पूछा स्कूल के बारे में, ही सेड देयर इज नन इन एरिया, यानी यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन द ऑथर जोकिंग ऑफर टू ओपन ए स्कूल, यानी जब राइटर ने जोकिंग में, मजाक में उनसे पूछा स्कूल खोलने के लिए, ही टेक्स इट सीरियसली, उन्होंने उसको सीरियस ले लिया था। यानी ये शोविंग, यानी ये दर्शाता है डीप डिजायर, यानी उसकी तीव्र इच्छा थी किसकी? पढ़ने की। यानी उसके मन में इच्छा थी कभी मुझे भी पढ़ना है, बट उनको वो सर्कमस्टांसेस प्राप्त नहीं हुए, वो स्थितियां प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण वो स्कूल जा सके। अब कंडीशन देखेंगे कि सीमापुरी जो दिल्ली के पास का इलाका है वो किस प्रकार का इलाका है। सीमापुरी इज ए स्लम, यानी एक गंदी बस्ती है जहाँ पे पुअर माइग्रेंट्स, यानी जहाँ पे जो गरीब माइग्रेंट्स लोग हैं लिव यानी रहते हैं विदाउट प्रॉपर फैसिलिटी, यानी वहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है। लाइक क्लीन वाटर, जैसे क्लीन वाटर मिले और सैनिटेशन मिले, लीगल आइडेंटिटी नहीं है, यानी उनको पास कोई लीगल यानी कानूनी रूप से उनके पास कोई पहचान नहीं है। वो एक राशन कार्ड है जो राजनेता उनको बना के दे देते हैं ताकि वोट देने में काम आए, उनके सारे वो बेटे हैं। दे स्ट्रगल डेली जस्ट टू सर्वाइव, यानी वो डेली स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, किसके लिए? अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो उस सीमापुरी की कंडीशन को बहुत ही दयनीय रूप से यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है, यानी किस प्रकार से लोग अपनी सरवाइव करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए बैठे हैं। फिर जैसे ही साहेब को एक नई जॉब मिली थी टी स्टॉल पे, तो उसके कारण यानी लेटर यानी बाद में साहेब स्टार्ट वर्किंग ए टी स्टॉल, यानी टी स्टॉल के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। ही अर्न 800 एंड गेट्स फूड, यानी उसको 800 रुपए मिलते थे और उनके साथ में भोजन मिलता था। बट ही लॉस हिज फ्रीडम, यानी उसको ये काम तो मिला लेकिन उस काम के साथ साथ में उन्होंने अपनी फ्रीडम है वो क्या हो गई? लॉस हो गई, खो गई। यानी पहले तो वो जैसे रेक पिकिंग का काम करते थे, फ्री हो गए, कहीं पे घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब उनके लिए फिक्स काम हो गया था। ही नो लॉन्गर लुक्स केयर फ्री, अब वो केयर फ्री नहीं दिख रहा है। एंड हैप्पी लाइक बिफोर, यानी जैसे पहले हैप्पी रहता था उस प्रकार अब वो हैप्पी नहीं रहता है। अब आयरनी ऑफ हिज नेम, यानी उसके नाम का आयरनी यानी व्यंग्य, यानी उसके नाम का व्यंग्य क्या है, उस नाम का असली मतलब क्या होता है, वो इस नाम के सारे कौन सा काम करता है, यानी यहाँ आयरनी दर्शाई है। कैसे? देखते हैं। साहेब ए आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी संसार का, इस यूनिवर्स का मालिक। बट रियलिटी में क्या है? ही इज ए पुअर, यानी वास्तविक रूप से वो पुअर है, रेग पिकर यानी एक कचरा बीनने वाला है। दिस शो, ये दर्शाता है द आयरनी बिटवीन द नेम एंड हिज लाइफ, यानी दोनों के बीच में विरोधाभास है, आयरनी को शो करता है। तो इस चैप्टर की अगर मेन थीम्स पूछे तो पॉवर्टी डिस्ट्रॉय चाइल्डहुड, यानी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो किसको डिस्ट्रॉय कर देती है? चाइल्डहुड को बर्बाद कर देती है या खत्म कर देती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का कितना महत्व होता है वो। लॉस ऑफ फ्रीडम एंड इनोसेंस, यानी जो बच्चों की मासूमियत होती है और जो उनका फ्रीडम है, इस प्रकार के चाइल्ड लेबर में
खो जाता है, इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये चीजें जो लास्ट का कंक्लूजन है, इनको एक बार आप वापस जरूर देखना और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको वापस पढ़ना, यानी किस प्रकार का इस चैप्टर की थीम है, बैकग्राउंड क्या है, लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड के बारे में क्या बताया है, और जो सीमापुरी है स्लम बस्ती जिनकी कंडीशन क्या है, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, और जैसे ही साहब को उस टी स्टॉल पे काम मिला तो क्या वो उस काम से, उस वर्क से खुश हुआ, और साहिब के नाम की आयरनी क्या है, उसका नाम क्या है और उसका अर्थ क्या होता है वो देखना, और उसका काम क्या है। फिर लास्ट में आपको उसकी मेन थीम याद है रखनी है। तो ये था अपने इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट फर्स्ट और उसकी समरी। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम पार्ट 2 जो एक स्टोरी है किसकी, बैंगल मेकर की, यानी जो चूड़ी बनाने वाली है, और फिरोजाबाद का जो मार्केट है जहाँ पे किस प्रकार से बच्चों के साथ में अत्याचार होते हैं, उनको कंप्लीट कर देंगे। कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।